नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। बंगाल में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और अब बीजेपी और टीएमसी के बीच माइंड गेम चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं, इसलिए उनके कहीं और से भी चुनाव लड़ने की अफवाह है। जवाब में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि ममता बनारस से पीएम मोदी के ही मुकाबले उतरेंगी। इसलिए दंगल में आज का मुद्दा है, क्या बंगाल में ममता का सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से दिखाने से टीएमसी को चुनावी फायदा होगा? क्या ऐसा करके ममता अभी से खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है? वैसे तो टीएमसी ने एक तरह से साफ किया है कि कहीं और से ममता बंगाल में अब पर्चा नहीं भरेंगी, लेकिन जो माहौल है क्या उसमें कुछ भी मुमकिन है? चुनाव होवे या खेला होवे, बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम থেকে দিনহাটা আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच चल रहे माइंड गेम का असर क्या बंगाल चुनाव पर पड़ेगा? नंदीग्राम में जीत के ममता के दावे के बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह तंज किया कि ममता आखिरी चरण की किसी सेफ सीट की तलाश में है, तो टीएमसी ने एक कदम आगे बढ़कर 2024 के मुकाबले का दांव चल दिया है। पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट कल से ही चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, पीएम मोदी ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे हैं कि वो दूसरी सीट से लड़ रही हैं। हाँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो लड़ेंगी और ये वाराणसी होगा। अपनी तैयारी कर लीजिए। Mahua said it in a tweet, yaar. Mahua has a great sense of humor. The Prime Minister doesn't have a good sense of humor or what? Listen, Mamata Banerjee stood for one seat. That's Nandigram. She's winning Nandigram. बीच चुनाव खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश ममता की ओर से 2 दिन पहले भी हुई थी, जब ममता ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर एकजुटता की बात की थी। उधर ममता की ओर से बार बार चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। ममता पोलिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के प्रसारण को लेकर भी सवाल उठा चुकी है। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? हालांकि ममता के इन बयानों को बीजेपी ममता की हार का डर बताने में लगी। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। बंगाल के चुनाव में अभी 6 चरण बाकी हैं। अभी भी बाजी किसी और जा सकती है, इसलिए दोनों ओर से कोई कमजोर दिखना नहीं चाहता। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। रिजू दत्ता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया सुनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले रिजू दत्ता, सुधांशु त्रिवेदी आए, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, चुनाव होवे कि खेला होवे? देखिए, चुनाव तो हो ही रहा है, पर उसके साथ खेला भी तो हो रहा है। और हम खेलेंगे भी, हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम से सिर्फ जीत ही नहीं रही है, बहुत भारी
बहुमत से जीत रही हैं और बंगाल भी टीएमसी जीतेगी। और आगे चल के जो आपका आज का जो बहस का मुद्दा है कि क्या होने वाला है, उसमें अगर आप इस देश की राजनीति को देखेंगे तो उसमें मोदी जी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ही एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आने वाली है और आ रही है। पर मैं एक बयान देना चाहता हूं कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय होता है। आपको पता है रोहित जी, ये किसने कहा है? ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। तो अगर हमारे इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र और गणतंत्र को बचाना है, तो ये सिर्फ बंगाल का इलेक्शन नहीं है। हमको एकजुट होकर सबको इस बीजेपी को दिल्ली से हटाना है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस देश में कोई विकास नहीं होने वाला है। हम लोग 7 साल से सिर्फ मन की बकवास सुनते आ रहे हैं, ना कुछ काम देखा है, ना कोई विकास देखा है, सिर्फ जुमले और जुमले देखे हैं। तो अभी परिवर्तन का समय आया है और परिवर्तन बंगाल में नहीं, दिल्ली में होगा। रिजू जी, चुनाव बंगाल का हो रहा है और बंगाल से दिल्ली तक परिवर्तन आते आते अभी 3 साल का वक्त और है। वो 2024 में परिवर्तन का समय आएगा जब आएगा। अभी बंगाल का चुनाव है। पूरा चुनाव आप बाहरी भीतरी बताते रहे कि ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, और 2 राउंड होते होते उन्हीं बाहरियों की मदद चाहिए अब आपको कि आओ सब हमारे साथ आ जाओ। तो लोकतंत्र खतरे में या आप लोग खतरे में दिख रहे हैं खुद को? नहीं रोहित जी, इलेक्शन शुरू जब डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, तब जो पार्टी को दीदी ने चिट्ठी लिखा था, उन्होंने तो पहले से अपना समर्थन दिया है दीदी को, और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ इस जंग में खड़े हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ बंगाल का नहीं है। देखिए, बंगाल टीएमसी जीत रही है, ये जंग इस देश का है, इस देश के संविधान और गणतंत्र का लड़ाई है। इसमें एक तरफ बीजेपी है और इसके दूसरे तरफ सारी पार्टियां हैं जो इस देश का संविधान और गणतंत्र और लोकतंत्र को मानते हैं और इज्जत देते हैं। इसमें कोई दौरान नहीं, इसमें कोई नया बात नहीं है कि हमें एक डर हो गया या हमको टेंशन हो गया, कुछ नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके बंगाल में जो छोटी छोटी टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके ओहदे को देख के वो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, उससे उनको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं सुप्रिया जी के पास जाऊं उसके पहले आपका जवाब, क्योंकि सीधे सीधे ममता बनर्जी ने सवाल उठाए चुनाव आयोग पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। कल जिस तरीके से वो पोलिंग बूथ पर जाकर बैठी और उन्होंने निशाने साधे बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, उसके बाद जवाब तो देना पड़ेगा दोनों को। रोहित जी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, कोई उसको केवल क्रमबद्ध ढंग से देख ले तो जवाब की जरूरत नहीं, जवाब खुद शामिल है। पहले ममता जी का भवानीपुर से नंदीग्राम आना, उसके बाद नंदीग्राम में डेरा जमा के रखना, जबकि वो तो कहती थी हम 294 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो एक सीट पर तो 4-6 घंटे से ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए था, फिर भी 4-6 दिन रहना। उसके बाद आप देखिए चंडी जाप कर देना, उसके बाद गोत्र बता देना, उसके बाद जाके धरना दे देना। अगर आप सारा घटनाक्रम देखिए और उसके बाद चिट्ठी लिख के सभी सहयोगी दलों से, यानी विपक्षी दलों से, जो कि मुख्य विपक्षी दल हैं, हम तो 3 सीट वाली पार्टी हैं। आपने कभी भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा कि 294 की विधानसभा में 3 विधायकों वाली पार्टी के लिए सत्ताधारी दल, जिसकी 211 सीटें हैं, वो मुख्य विपक्षी दल से मदद की गुहार कर रहा है। क्या इसके बाद समझ में नहीं आता है कि बंगाल की जनता ने कौन सी हकीकत इबारत पे लिख दी है, और जिसको कि ममता जी को अब समझ में आ गया है, तो अब अवश्यंभावी पराजय के बहाने ढूंढे जा रहे हैं और हमारे सभी विपक्षी दलों ने पहले से अपने इस पराजय के आधार बनाने शुरू कर दिए हैं। जवाब तो ये जो मैंने 5-6 घटनाक्रम बताया, इससे बहुत साफ दिख रहा है। अच्छा, एक बात और, अगर बात भी पहली बार होगी कि प्रधानमंत्री मंच से भाषण दें और वो कह दें कि अफवाह चल रही है कि मुख्यमंत्री दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने वाली है, ये भी पहली बार हुआ होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कई मुख्यमंत्रियों, कई प्रधानमंत्रियों ने दूसरी सीट से 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा है। यह ऐसा पहली बार हुआ कि मंच से खड़े होकर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने जवाब ही नहीं दिया। यह ममता जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, 10 सेकंड वो दोहराया जाना कदापि उक्त नहीं होगा। ऐसा पहली बार हुआ, और वह राज्य जहां राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति उत्पन्न हुई, वह राज्य जहां औद्योगिक केंद्र था, वह पूरा औद्योगिक केंद्र तबाह हो गया। वह राज्य जो बंगाली भद्र लोग था, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मर्त्यलोक हो गया। जहां पर भारी डेमोग्राफिक परिवर्तन हुए, जो कट्टरपंथियों के पनागार बन गया।
वहां जब कहते हैं चुनाव कि इन सब प्रचार के में खिलाफ भाषण लड़ाई देने लड़ना। जाते हैं तो बोल रहे हैं, इसी पर ही आपका पूरा चुनाव प्रचार केंद्रित है। तो मसला उन बातों को दोहराने का नहीं है, मसला दो चीजों का है। एक, ममता बनर्जी का सीधे कहना कि भाई प्रधानमंत्री उस समय रैली क्यों करते हैं जब वोटिंग हो रही होती है, उसी समय उनका भाषण क्यों चलता है। और दो, ममता बनर्जी का यह कहना कि केंद्रीय फोर्सेस जिनको यहां तैनात किया गया चुनाव आयोग के अंडर, वो खुद वोटरों को रोक रही है। दो बड़े आरोप लगाए उन्होंने कल, और मेरा सवाल बड़ा सीधे सीधे उन्हीं पर था। देखिए, बिल्कुल सीधा, मैं सीधा जवाब देता हूं रोहित जी। आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का है। हर बूथ के ऊपर चुनाव आयोग के कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे, एक एक गतिविधि केंद्रित होती है। फिर हर प्रत्याशी के साथ चुनाव आयोग का कैमरा चलता है, और आज हर आदमी के पास मोबाइल में कैमरे हैं, निकाल के फोटो और वीडियो कोई भी दिखा सकता है। मगर अफसोस कि ममता जी के जब चोट लगी है, उसकी ना फोटो अवेलेबल है ना वीडियो, कौन व्यक्ति आया, किसने धक्का दिया और उस पूरे सुरक्षा घेरे को घेर कर तोड़कर भाग भी गया, पर कोई ना फोटो दे पा रहा है ना वीडियो दे पा रहा है। यह दर्शा रहा है भाई आज के जमाने में सारी चीजें बहुत साफ है। वो जमाने लद गए जब कांग्रेस का जमाना था, चुनाव आयोग, ऐसा चुनाव आयोग हुआ करता था कि पूरे पूरे बूथ लूट जाते थे और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमें अपने बचपन में याद है 1985 के, एक वाक्य पूरा कर दूं, पूरा कर लीजिए फटाफट। 1985 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हुई 40% वोटिंग और अमेठी में हुई 97% वोटिंग, और कुछ बूथ ऐसे थे जिन पे 100% से अधिक वोटिंग, और चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो इनको अपने जमाने याद है। आज का जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए आज झूठ को छुपाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सुप्रिया जी, चुनाव होवे कि खेला होवे? मैं सबसे पहले तो ये जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे बोला गया था ये ईवीएम पे चुनाव है, तो मुझे लग रहा था कि हम असम में जो ईवीएम भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिली थी उसके बारे में बात करेंगे। मैं उस पर जरूर सवाल उसके बारे में हम 6 बजे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, सब अलग बात है, लेकिन आपका उसमें भी कमेंट बोला गया था 5 मेरी तरफ से स्वागत है। आप बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं उस पर। हाँ, मैं बोलूंगी। हाँ, मुझे लगता है लोकतंत्र में हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोक नहीं रहा हूं। चुनाव की पूरी निष्पक्षता पर सवाल उठ चुका है, चुनाव की पूरी निष्पक्षता पर, चुनाव की पूरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ चुका है, और ये राजनीतिक तूतू मैमे का विषय नहीं है। ऐसा होता है कि एक रूल बुक होती है, एक हैंडबुक होती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, एक हैंडबुक होती है, एक मैनुअल होती है पोलिंग एजेंट्स के लिए। इन सब की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और सूत्रों के माध्यम से, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन का कहना है तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, क्योंकि उनकी गाड़ी टूट गई थी इसलिए भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ये ईवीएम रख दिए गए। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बेहुदा कोई चीज हो सकती है एक लोकतंत्र में? पोलिंग एजेंट की पूरी ड्रिल होती है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की पूरी ड्रिल होती है, ड्रेस रिहर्सल होता है, उसमें यह होता है कि अगर गाड़ी टूट जाए तो क्या होगा। अगर गाड़ी टूट जाती तो पास वाले बूथ से, पुलिस फोर्स से, पैरामिलिट्री फोर्स से, लोकल पुलिस से, कितनी जगहों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गाड़ी आनी चाहिए थी। यहां पर बीजेपी एजेंट की गाड़ी में ईवीएम लाद दी जाती है, और आपको लगता है चुनाव की निष्पक्षता बरकरार रहेगी? 4 लोगों को बर्खास्त करके रीपोलिंग कराना, क्या यह माना जाएगा, या पूरी की पूरी प्रक्रिया पर, पूरे के पूरे जनादेश पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहती हूं, जब ये बात चुनाव नतीजों के बाद कही जाती है तो कहता है हार गए इसलिए। मैं पूरे दावा ठोक कर, सीना ठोक कर यहां पर कहती हूं, चुनाव तो हम असम में जबरदस्त तरीके से जीत रहे, लेकिन हम फिर भी लोकतंत्र की ये धज्जियां उड़ते हुए चीरहरण नहीं देखेंगे, और भाजपा और चुनाव आयोग को दही जमाकर अपने मुंह में नहीं बैठने देंगे। सुधांशु जी, जवाब दे दीजिए इस सवाल पर कि कैसे एक, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द इंडियन पीनल कोड। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ईवीएम मिल गया, इसका जवाब तो भाजपा और चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इतना चीरहरण देश के लोकतंत्र का होने। सुधांशु, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर अजय आलोक आपके पास आऊंगा, रिजू दत्ता आपके पास भी। सुधांशु बोलिए फटाफट। देखिए, तकनीकी दृष्टि से जो सुप्रिया जी ने बात कही है, मैं उनकी बिल्कुल बात का समर्थन करता हूं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, यदि किसी कारणवश गाड़ी खराब हो गई तो उन्हें वहां से फोन करके, आज के जमाने में मोबाइल फोन के द्वारा आप दूसरी सरकारी गाड़ी बुलाना चाहिए था। आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और राजनीतिक उसके कार्यकर्ता की या किसी कैंडिडेट की गाड़ी में नहीं रख सकते। इसीलिए चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की है और उन बूथ पर पुनर्मतदान का भी बात कही है। परंतु सुप्रिया जी ने यह बात तो कही कि आप पहले से कह रहे हैं
कि आप जीतेंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो अब आप एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि आप पक्षपाती चुनाव में जीतने जा रहे हैं। आपके आदमी की गाड़ी में ईवीएम मिली, नकली होने जा रही है तथाकथित जीत अथवा नहीं। सुधांशु जी, आपके आदमी की गाड़ी में ईवीएम थी, ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, इस विषय पे चुनाव आयोग तय करेगा कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी का ओनर कौन था, परंतु एक बात बहुत साफ है, आपको पता किसी नहीं भी है? प्राइवेट इंडिविजुअल की गाड़ी में अगर रखा गया तो नियमानुसार सही नहीं था, इसलिए चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई कर दी है। पर हम पूछना चाहते हैं, आज तो सुप्रिया जी ने इतना कहा, जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते थे तो आपने कितना ईवीएम को डोज दिया था? हमारा दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, एक बार 67, एक बार 62 जीती आम आदमी पार्टी। कितने कैंडिडेट्स की गाड़ियों से ईवीएम आप ढूंढ के लाए? हम लगातार 1 दर्जन उपचुनाव हारे 2017-18 के आसपास की गाड़ियों से ईवीएम आप ढूंढ के लाए? आप इनके कितने उम्मीदवारों की गाड़ियों से ईवीएम ढूंढ के ले आए आज तक? जनाब, मैंने तो आपको अपने पहले वक्तव्य में उदाहरण दे दिया। ईवीएम के ऊपर तो यह आरोप है, संदेह है। ये बताइए, 110% मतदान कहीं हो सकता है? 110% मतदान, मैं फिर कह रहा हूं, मार्च 1985 अमेठी विधानसभा 97% मतदान हुआ था अमेठी विधानसभा में, सुप्रिया जी। अरे भैया, आपके तत्कालीन कैंडिडेट 1.5 लाख से जीते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं 110% चुनाव वाले, आपको अपना जमाना याद होगा, आज तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, वहां तो चुनाव आयोग ने सुनवाई तक नहीं की। सुप्रिया बोल रही है, एक बार कुछ सुप्रिया बोल लीजिए, फिर अजय जी आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहते हुए। बोलिए सुप्रिया जी। रोहित जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं और पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहती हूं। 2021 में जब ईवीएम एक प्राइवेट कैंडिडेट, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ईवीएम मिलना इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है, पुलिस एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, यह साफ साफ अंकित है गाइडलाइंस में। मैं सिर्फ एक बात कहती हूं, इससे यह पूरी तरह से पर्दा उठ गया है, जो विरोधाभास, जो डबल स्पीक भाजपा की होती है, और इसमें चुनाव आयोग तटस्थ नहीं रह सकता है। चुनाव आयोग आप पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनने का काम अब नहीं कर सकता है। कई बार ये वाकया आए हैं कि ईवीएम यहां मिल गई, ईवीएम फलाने जगह मिल गई, स्ट्रांग रूम में लोग मिल गए, कहीं पर माल फंक्शनिंग हो रही थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में मैं फिर से कहूंगी, पूरी सम्मान के साथ, पूरे जवाबदेही के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि यह बूथ कैप्चरिंग का मामला है। और क्या होता है बूथ कैप्चरिंग? बैलेट पेपर आपके पास मिल जाए, यहां पर ईवीएम जिस पर चुनाव हुआ है वो प्राइवेट कैंडिडेट के पास मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है देश में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, चुनाव की विश्वसनीयता। तो सुप्रिया जी, 5:30 बजे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है दिल्ली में। क्या आप उनसे मांग करेंगे कि असम का पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाए और दोबारा हो और बैलेट पेपर से हो? मांग करेंगे उनसे? मुझे ऐसा लगता है चुनाव की विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है। मुझे मैं वही पूछ रहा हूं, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। क्या आप ये मांग करेंगे कि असम का चुनाव रद्द हो पूरा? समाधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर शंका है तो शंका का समाधान होना चाहिए। हर चुनाव इस देश में जनादेश दिखाता है, और अगर जनादेश के साथ खिलवाड़ होगा तो चुप नहीं कोई रह सकता है। कैसे ईवीएम एक प्राइवेट बीजेपी के पास मिल गई और सुधांशु जी सिर्फ ये कह के चले जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है? अरे ऐसा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके कैंडिडेट के पास ईवीएम मिली है। तो कांग्रेस पार्टी एक एडमिनिस्ट्रेशन पर, जहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में अलग वाले बूथ से, पुलिस स्टेशन से, ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े चीर हड़न। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, इस बात का मुझे जवाब मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो यह डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव, और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला है? रेजोल्यूशन तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे? एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है, और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दें विस्तार से। ये पहली बार नहीं है, और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना, दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने, जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है।
मैडम करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है, हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं। आप बैठिए अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा, आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद उसी थाली में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूं, अजय जी बहुत देर से बीच में एहसान नहीं कर रहे, मेरी बात सुनकर। आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके, प्लीज आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है। सुप्रिया जी आप अपनी नौकरी कर रही है, प्लीज तो आप वो करिए और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं, जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना अपना काम करें। अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूँ चर्चा में, प्लीज। बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। अरे सुप्रिया जी वो इंडिपेंडेंस दिख रही है, जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हालांकि ये बता रहा हूं 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर बहस हो रही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी आप ले गई थी, आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया, मैंने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था। प्लीज अब हो गया बहुत। अजय जी मैडम प्लीज अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए? ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर होगी। बोलिए अजय जी। बैठूंगी नहीं प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, रोहित जी एक बात, प्लीज प्लीज मैडम, नुक्कड़ पे रोहित जी एक बात ऐसी है, प्लीज अजय जी बोलिए। रोहित जी सुप्रिया जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक है वो टेक्निकली अपनी बात सही कह रही है, लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चलिए मान ली आपकी बात। चुनाव काउंटरमैंड नहीं होंगे, चलिए बात आपकी मान ली। मैडम 1975 पे जाइए जरा, इंदिरा गांधी का चुनाव हाईकोर्ट ने रोक दिया था, तो संस्था तो है ना, कोर्ट में जाइए, उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन आप तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं लगता है। आपके साथ समस्या तो ये है, और हर चीज में आप अपनी तो अपचित भी मेरी पट भी मेरी चलाना चाहती हैं, तो दोनों काम नहीं ना होगा। ईवीएम मिला है, गंभीर बात है, सबको को चिंतन है। अगर आपको चुनाव को नहीं भरोसा है, कोर्ट में जाइए ना। अच्छा, सारे साक्ष्य आपके साथ हैं, काउंटरमैंड हो जाएगा चुनाव। ईवीएम अपनी ईवीएम की बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब मैं जरा तृणमूल के भाई से पूछना चाहूंगा, इस पर चाहूंगा कि सुप्रिया जी जरा जवाब दें। उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सारे दलों के नेता जिसको हमने चिट्ठी लिखी थी, वो सब दल के नेता हमें समर्थन दे चुके थे पहले से, तो फिर सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ी है बंगाल में, जब आप टीएमसी को समर्थन दे चुके हैं? कम्युनिस्ट के नेता खुलेआम टीवी के मंच से बोल चुके हैं कि अगर सरकार बनाने की बारी आई तो हम टीएमसी को ही समर्थन देंगे, तो आपस में विरोध करके आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता का बेवकूफ बना रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं। तीसरी बात टीएमसी के भाई के लिए, वो कह रहे हैं कि 1924 में दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। अरे मैथिली और बंगाली में एक कहावत है, अपने नहायची बाढ़ दहाई है, खुद के नहाने का भरोसा नहीं, अपनी बाढ़ भी आप दहा दे रहे हो। भैया बंगाल पहले देख लीजिए ठीक से, जमीन खिसक रही है आपकी। अचानक बदहवास होकर 2 घंटा पोलिंग बूथ पर बैठ के पोलिंग आपने रोका, सेंट्रल फोर्सेस ने नहीं रोका। और कल देश ने देखा इसको, ममता दी ने क्या किया कल 2 घंटा बैठ के पोलिंग को रोका उन्होंने, जिसके बाद में चुनाव आयोग में शिकायत की गई। क्यों? सीआरपीएफ पहले बोलती है सीआरपीएफ इज लाइक माई ब्रदर, उसके बाद सीआरपीएफ की शिकायत, बीएसएफ की शिकायत, आज बीएसएफ को दानव कह रही थी। तो भैया जब सब दानव हैं, सब शिकायत ही आप करेंगी, तो इस देश में बचा कौन है? सिर्फ आप ही लोग बचे हुए हैं। नकारात्मक का इतना भाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, लोग जीतते भी है, हारते ही। अलग बात है आपके हारने का रिकॉर्ड थोड़ा लंबा हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो इसलिए ये नकारात्मकता समझ में आती है। लेकिन सच्चाई यही है आज की तारीख में कि जिसकी जमीन जा रही है वो बौखला रहा है। चुनाव हमारे विरुद्ध भी बहुत लोगों ने लड़े हैं, हम भी लड़े, हारे भी हैं, जीते भी हैं। बौखलाहट नहीं होती है, जमीन अपनी पकड़ के रखिए। अब बता दीजिए जरा कि टीएमसी के साथ गुप्त गठबंधन है तो चुनाव क्यों लड़ रही है बंगाल में? इसलिए क्या राहुल गांधी और प्रियंका नहीं जा रहे हैं क्या? जरा ये भी बता दीजिए सबको। ओके, अभी पूछेंगे उनसे, लेकिन ब्रेक के बाद पूछ पाएंगे। उसके पहले रिजू दत्ता, सुप्रिया जी ब्रेक के बाद आऊंगा, प्लीज थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। रिजू दत्ता, जाने से पहले फटाफट, ममता बनर्जी ने चिट्ठी क्यों लिखी कांग्रेस को, सीपीआईएमएल को, दीपांकर भट्टाचार्य को, क्यों चिट्ठी लिखी? 2 राउंड हो जा रहे हैं, उसके बाद ये सब हो रहा है। देखिए मैं इसका सीधा जवाब देता हूँ। इलेक्शन आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर ये देश और इस देश का संविधान और गणतंत्र और लोकतंत्र रहना चाहिए। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बंगाल का इलेक्शन नहीं है और ये चिट्ठी ना ही बंगाल के इलेक्शन के लिए है। बंगाल का इलेक्शन अपने तौर पे लड़ा जा रहा है, जहां पर तृणमूल सरकार के विरोध में कांग्रेस सीपीएम का जोट भी और बीजेपी भी है। बट हम लोग इस देश के लिए लड़ रहे हैं, जो क्योंकि बंगाल हम आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, टीएमसी बंगाल जीत रही है और इसके बाद
सारे जो विपक्ष है, हम सारे विपक्ष मिलके इस तानाशाही सरकार को दिल्ली की मसनद से हटाएंगे। तो ये ममता बनर्जी को पीएम बनाने की तैयारी है जो चिट्ठी लिखी गई है? नहीं, ममता बनर्जी देखिए कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बात का बात है, वो छोड़ दीजिए। पर जो जितने विरोधी पक्ष है उनको एक होने का जरूरत है इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए और इस देश के गणतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं या खेला उबे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक शिकायतें और कल पूरा दिन जब दूसरे दौर की वोटिंग चलती रही, ममता बनर्जी को मोर्चा संभालने के लिए बाहर निकलना पड़ा पोलिंग बूथ पर कि चुनाव आयोग ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, ब्रेक के पहले आप पर छुट्टी थी बात, उसके बाद सुप्रिया सुनेतानी, बोलिए सुधांशु। बिल्कुल, चुनाव आयोग यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बंगाल के 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं। याद करिए पिछले के चुनावों में कितनी हिंसा होती थी, यहां तक कई लोगों की जान चली जाती थी। अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ कुछ महीने पहले, याद करिए बिहार के चुनाव में कोई ऐसा चुनाव नहीं जाता था जहां सैकड़ों लोग घायल ना हो और दसियों लोगों की हत्या ना होती हो, गोलियां ना चलती हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना बिहार में ना बंगाल में हो पा रहा है। छटपटाहट इस बात की है कि चुनाव आयोग क्यों ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से काम करता नजर आ रहा है। हम लोग बहुत सुना करते थे रोहित जी, साइंटिफिक रिगिंग हो जाती है बंगाल में कम्युनिस्टों के जमाने से। अब साइंटिफिक रिगिंग जो भी होती थी हमें तो पता नहीं, पर आजकल नहीं हो पा रही है, इस कारण से समस्या है। और दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, भारत के इतिहास में यदि न्यायालय के द्वारा कोई चुनाव में धांधली का दोषी सिद्ध हुआ है तो वह थी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में। तो जिसने चुनाव धांधली न्यायालय से प्रूव हो गई, उनकी बात के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता। दूसरी बात, आपको सारे आरोप सत्य, अभी सुप्रिया जी कह रही थी 5 राज्य देश का हिस्सा नहीं है, तो यही मैं पूछना चाहता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 राज्यों में सिर्फ असम को छोड़ दे तो बाकी जगह तो मेजॉरिटी सीटें विपक्ष ने जीती। केरल में तो हमारा खाता नहीं खुला था, क्यों नहीं मांग की आपने कि दोबारा चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर के द्वारा? बताइए क्यों नहीं मांग की कि वायनाड में भी दोबारा बैलेट पेपर? ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यानी जहां हम जीत जाएंगे वहां मेरी जीत है, मेरे परिवार की जीत है। लोगों ने किताबें लिख डाली जी ईवीएम की वादा खिलाफी पर, ईवीएम की बेवफाई पर। जो आपने वो बात कही, बिल्कुल उस जमाने में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के काउंटर मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो जो सुझाव दिए गए उसके बाद अब तरीके से टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फ्री, जैसे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते चले गए और जो जो उसमें और बेहतर टेक्नोलॉजी होती चली जाती, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, सब में वो चीजें आती। तो उस जमाने में होंगी कमियां, इस कारण से वो ठीक हुआ। अगर आज आप बात है, चुनाव आयोग ने हैकिंग के लिए आमंत्रण दिया था भाई 2018 में, आइए भाई जो भी आए हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो कोई नहीं गया। हाईजैकिंग का थोड़ी ना दिया था। सुप्रिया सुनेत बोलिए, फटाफट बोलिए। मुझे ये पूछना है, अगर यही ईवीएम कांग्रेस कैंडिडेट की गाड़ी में मिला होता तो क्या भाजपा के अंदर हाहाकार नहीं मच जाता? सत्ता का नंगा नाच हमें नहीं दिखता। ये लगता है जैसे कोई नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम से निकला हुआ एक एपिसोड है। एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसकी गाड़ी में ईवीएम मिल जाती है, भाजपा कहती है हाँ टेक्निकली मैं सही बोल रही हूं। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, और भाजपा अपनी दो मुही बातें इसमें जितनी कम बोले उतना अच्छा रहेगा। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूं कि क्योंकि वीवीपैट का जो मैंडेट है वो 100% नहीं है, मैं चाहती हूं कि वीवीपैट की अब तो 100% जहां पर भी चुनाव हो रहा है इस बार ईवीएम से वीवीपैट 100% काउंट हो, क्योंकि वीवीपैट का काउंट होना ही बताएगा कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के लिए इस देश में बड़ी लड़ाई हुई। इस देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ और जब हम आजाद हुए और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जो अमेरिका तक के देशों में नहीं था, सबको चुनाव में मताधिकार का हक दिया गया, अधिकार दिया गया। अगर उस अधिकार की आज अवमानना होगी, अगर उस अधिकार का आज दमन होगा, तो क्या लोग चुप रहेंगे? क्या ये महज संयोग है कि हम जहां जाते हैं वहां हमसे लोग कहते हैं अरे ये ईवीएम हटाइए जब तक ये ईवीएम रहेगा? क्या ये महज संयोग है कि गांव के गांव कहते हैं हमने फलाने को वोट दिया नहीं लेकिन कैसे फलाना जीत गया? क्या ये महज संयोग है कि आज हम जब चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं तो भाजपा उसको ऐसे दरकिनार कर देना चाह रही है? और अजय आलोक जी, आप तो जितना कम बोलिए उतना अच्छा ही रहेगा। मैं 1 मिनट एक बात मैं वही पूछने वाला था कि अजय आलोक ने कुछ बातें आपके लिए कही हैं, उन पर तो जवाब दीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। हाँ, बिहार में आपका कितना वजूद बचा है ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे।
बाहर तो आपका कोई वजूद है नहीं, तो हमारे वजूद पर और आती हुई बाढ़ पर दुगना से ज्यादा तो है ना। ना करिए, अपनी चिंता कीजिए ना, अपने वजूद को बचा कर रखिए ना। राष्ट्रीय पार्टी थे ना, आपके चीफ मिनिस्टर परेशान है कि किस तरह से उनका कद घटाया जा रहा है, किस तरह से उनका दमन हो रहा है, उसकी बात शर्म तो आप लोग को आती नहीं। आप आपके राष्ट्रीय नेता कलकत्ता बंगाल गए नहीं चुनाव प्रचार करने, मुझे बोल रहे हैं अजय जी, ये बोलने फिर आप बोल दीजिए कि अगर अरे राष्ट्रीय पार्टी है ना अजय जी, वो बोलने फिर आप बोल दीजिए। अजय जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात खत्म आप बीच में बोलने लगते हैं, आप उनको नहीं टोकना, आपको भी नहीं टोकूंगा। जब आपके वजूद पर सवाल उठता है, जब आपका वजूद पर सवाल उठता है, आप घबरा जाते हैं, बौखलाइए मत। आपकी बात खत्म हो गई सुप्रिया जी, तो मैं उनका कमेंट शुरू कर रहा हूं आपके साथ बिहार में। आपकी बात खत्म हो गई। मैं एक छोटी सी बात ये जरूर कहूंगी रोहित जी, और सप्रेम आपसे कहूंगी कि मेरे अंदर इतना दम था, जब मुझे लगा कि मुझे राजनीति में जाना है, मैंने किया। मैं उन निष्पक्ष पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो यहां पर बैठकर, और मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, जो टीवी चैनलों पर बैठकर आज चरण वंदन करते हैं। सवाल आज उठना चाहिए, जब बात मेरी नहीं हो रही है, जो यहां है नहीं, जो एलिफेंट कमरे में है नहीं, उस एलिफेंट का डिस्कशन करने का अभी लाभ नहीं है। मौका आएगा, मैं आपके साथ पक्का निश्चित तौर पे वादा कर रहा हूं, पूरे विस्तार से चर्चा कर लूंगा इस पे। उन पे भी जो कुर्सियां छोड़ के चले गए, उन पे भी जो फिर करके वापस भी आए, सब पे बात कर लेंगे आराम से विस्तार से। लेकिन आज जो मसला है वो ये स्वतंत्र है, वो ये स्वतंत्र कि ममता बनर्जी के आप साथ हैं कि उनके खिलाफ हैं। क्योंकि एक तरफ प्रेम प्रसंग है, लगातार चिट्ठियां आ रही हैं आपके पास। परसों इसी कार्यक्रम में आपके नेता और टीएमसी के नेता की जुगलबंदी दिख रही थी। अब अजय आलोक सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं केवल बंगाल में। बोले फिर अजय आलोक बोलेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर प्रांत, मैं बताती हूं, हर प्रांत का चुनाव वहां की असलियत, वहां की ग्राउंड रियलिटीज पर लड़ा जाता है। लेकिन मैं टीएमसी के प्रवक्ता की इस बात से 100% सहमत हूं कि जब आज लोकतंत्र का दमन और लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, तो सारे विपक्ष को इस सरकार के खिलाफ, जो ढह गए इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ, और जो बिल्कुल बिक चुके हैं लोग, उनके खिलाफ। चलिए, आपने कम से कम साफ गोल से मान तो लिया कि आप लोग एक साथ हैं। अजय आलोक बोलिए फटाफट। नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा, मैंने कहा प्रांत वाइज हम अलग लड़ाई छोड़िए, लड़ते हैं, जनता पे छोड़िए, नेशनल लेवल पर हम अलग सुनिए, लड़ाई सुप्रिया जनता जी, को तय करने देते हैं कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या है। आप साथ हैं, आप साथ नहीं है, या आप साथ नहीं दिख के साथ हैं। आलोक जी तो जरूर अपने वजूद को बचाने की अजय आप आलोक बात करिए, जवाब दीजिए, उसके बाद रिजू और सुधांशु जी वजूद हो चुका है, उसको बताइए आप। ठीक, अजय जी बोलिए। मेरे वजूद की चिंता वो कर रहे हैं जिनके पैरों के नीचे 2 गज की जमीन नहीं बची। मुझे मेरा वजूद सिखाने चले हैं। अरे पूरे राष्ट्र से सिमटते सिमटते 3 राज्यों में आ गए हैं, वहां भी हालत बुरी है, मेरे वजूद की बात करते हैं। अरे अपना सोचिए कि अपना पतन क्यों हुआ। से ही निकल नहीं पाए, और ये खुद सोच लेते तो बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पार्टी होके बंगाल का मुंह नहीं देखा आप लोगों ने, आप मुझे वजूद सिखाएंगे। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जब खुला समर्थन सोनिया गांधी ने दे दिया ममता बनर्जी को, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं फिर मिलके? एक साथ मिलकर लड़ लेते ना, एक साथ मिलकर लड़ लेते। और सच्चाई यही है, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। सुप्रिया जी, समस्या ये है कि आपके नेतृत्व में बीच में आप बोले जा रही है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब सच में बोल रहा हूं, तब तो चुप रहा है। सुप्रिया जी प्लीज, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप असत्य बोल रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। मैं तो इतना प्यार से बोल रहा हूँ, हो गया आपने बोल, करेक्ट करना मेरी ड्यूटी सुप्रिया जी आप बोल है। चुकी ना, मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अजय आलोक बोलिए। अरे मैं कोई नफरत से तो बोल रही हूँ, मैं भी प्यार से बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, प्यार से आप बदला रहे हैं, प्यार से। अच्छा सुनिए ना मैडम सुनिए, सच्चाई है, आप भी जानती हैं, आप जानती हैं इस बात को कि आपका नेतृत्व अपरिपक्व है। तो बहुत प्यार से आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आपका नेतृत्व को पीढ़ी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। ठीक नहीं कर रही हैं आपके नेतृत्व को पीढ़ी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। पसंद है मैं बताने पर जानती है ना, आपके नेतृत्व को पीढ़ी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। और इसीलिए आप लगातार बीच में बोले जा रही हैं। और अगर कोई सरकार हटती है तो अपने कर्मों से हटती है, इसलिए नहीं हटती है कोई दूसरे में सुरखाब के पर लगे हुए हैं। आप जहां से हटे, देश से हटे, क्योंकि आपके कर्म खराब है। आपके कर्म खराब है, यूपीए के कर्म खराब थे, आपके नेतृत्व का कर्म खराब था। और अपने कर्मों को सुधारिए, नहीं तो और खत्म हो जाएंगे। हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, अपने को सुधारिए, अपने को सुधारिए, नहीं तो वजूद खत्म हो जाएगा। उनके पास जाओ, उसके पहले रिजू दत्ता। अच्छा मैडम, आपके पार्टनर रिजू दत्ता बोलेंगे, उनको तो बोलने दीजिए। ये तो चलिए आपने विरोधी मानते हैं इसलिए बोलने नहीं दे रहे। मेरे पार्टनर बिल्कुल नहीं है, मैं आपको भी भ्रमित बात नहीं करने दूंगी। ठीक है, फिर बोलने तो दीजिए उनको, तो चलिए इनको तो बोलने दीजिए। ममता जी ने चिट्ठी लिखी, उसी का सम्मान कर लीजिए। रिजू दत्ता दीदी डर गई क्या? देखिए, कल भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूं। सवाल ही नहीं है। अगर आप
दीदी का इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास पढ़ने के बाद ही तो पूछना पड़ रहा है सर। इतिहास ना पढ़ा होता तो मान ही लिया होता। रोहित जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, इतिहास नहीं पढ़ा होता तो लोग आज मान लेते। इतिहास ममता जी का देखा है, पढ़ा है, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि दीदी भी डर सकती है क्या, जो चिट्ठी लिखती है इन सब लोगों को कि आओ हमारा साथ दो, बचाओ में। मैंने उसका जवाब तो पहले 2 क्षणों में मैंने दिया है, वो फिर मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी को डराने वाला राजनीति में आज तक तो इस देश में शायद पैदा नहीं हुआ कोई। और दूसरा बात, मैं सुधांशु जी को एक चीज कहना चाहता हूँ, वो जो हिंसा की बात कर रहे हैं, हमने ईसी को 360 कंप्लेन किए हैं बीजेपी के गुंडों के हिंसा के बारे में, क्योंकि सीआरपीएफ यहाँ पर मुखदर्शक बन के खड़ी है होम मिनिस्टर के दबाव में आके, और बीजेपी के गुंडे यहाँ पर एक ऐसी जगह का भी कंप्लेंट तो नहीं करे जहाँ वोट ही नहीं पड़े अभी। सर खत्म कर ले, मैं सारे जवाब देता हूँ। और दूसरा बात, ईवीएम का जो यहाँ पर बात चल रहा है, मैं आसाम की बात में नहीं जाऊंगा, मैं बंगाल तक सीमित रहूंगा। हाँ। मोदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष को, उनको देश के मतलब पूरे पृथ्वी में एक बहुत बड़े मुकाम पे लेके खड़ा करना है। तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि भारतवर्ष छोड़ के कितने देशों में ईवीएम पे वोट होता है? तो इस ईवीएम पे ही तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग अपने कर्मों की वजह से एकदम खुला ये समझ आ गया सबको कि उनका और बीजेपी में समझौता हो गया। तो ये छुप छुपा के प्यार का खेल बंद हो जाए और सामने आ जाए। चुनाव आयोग के घर के बाहर एक बीजेपी का झंडा लग जाए तो ये जनता के लिए भी साफ हो जाएगा ये चीज। और रहा बात हिंसा का, मैं सिर्फ एक ही चीज, छोटा चीज सुधांशु जी को और दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अपराध और अराजकता जिनका खुद का श्रृंगार है, वो बंगाल में आके अपना रंग बदल लेते। और ठीक है सर, बंगाल में देखा था पिछला चुनाव में लोगों ने। अच्छा सुधांशु जी, आखिरी कमेंट। पिछली बार 2019 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था एक पीआईएल के जरिए कि 100% मैचिंग होनी चाहिए वीवीपैट की। अदालत ने खारिज कर दिया था, ये कहते हैं कि अब वक्त नहीं बचा। देखिए इस बारे में त्रिपुरा भी याद कर लीजिए। देखिए ये अधिकार चुनाव आयोग का है, वो जो चाहे निर्णय ले, परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बताइए जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, अभी जितनी बात सुप्रिया जी कह रही थी, गंगोत्री से गंगा सागर तक तो पूरी पार्टी गंगा में बह गई, और उसके बाद आप वजूद का जो है भाषण आप अजय आलोक जी को दे रहे थे। और आपकी चुनाव बड़ा मजेदार है रोहित जी, कहीं पे मोहब्बत कहीं पे लड़ाई, और जनता कह रही है दुहाई दुहाई। मतलब केरल में कम्युनिस्टों से लड़ाई है, बंगाल में दोनों साथ साथ है, दिल्ली में वो है, दोनों साथ साथ है। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, अरे भाई मैं तो कहना चाहता हूं चुनाव आयोग तो आज पूरी कार्रवाई कर रहा है, और अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति है फिर भी असंतुष्ट है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। परंतु समस्या क्या है, अभी रिजू दत्ता जी ने कहा तो हमारे जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसमें आज तक बताएं कितनों पे सजा करवाई, कितनों को चार्जशीट, कितने को चार्जेस फ्रेम। और बताइएगा मुझे, अगर यही ईवीएम किसी और के गाड़ी में मिली, अरे सुप्रिया जी, अरे मैं आपके प्रति मैं पूरा सम्मान रख रहा हूँ। आप तो बहुत निष्पक्ष पत्रकार थी। आपकी सरकार में पत्रकार मंत्रिमंडल में मंत्रालय बंटवाया करते थे भाई, रानिया टेप में पूरे देश में देखा है। इसको ये मंत्रालय दूसरी तरफ जारी है। और तो सुनिए, पत्रकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि कांग्रेस मैंने इतनी सेवा की इसलिए बड़े अंग्रेजी अखबार का मुझे संपादक बनाया गया। सर नेताओं की ईमानदारी और नेताओं की नेकनियती बदहवासी दिखाई पड़ रही है। फैसला करवा लीजिए। पत्रकारों का पहले सर्टिफिकेट लेके सब लोग खड़े हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा। आप देखते रहिए आज तक। ये बताते हुए ईवीएम पर संयोग या प्रयोग जो कुछ आसाम में हुआ, 6 बजे हल्ला बोलोगा, बने रहेगा आज तक के साथ। सवाल पूछा था क्या 2024 में मोदी के मुकाबले ममता के चुनाव लड़ने से दांव से बंगाल में टीएमसी को फायदा होगा? आपके जो जवाब हमें मिले, 18% लोगों ने कहा हां और 82% का कहना नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।